नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। लगातार हम बात कर रहे हैं भूकंप की त्रासदी झेल रहे नेपाल की, जिसको भारत पूरा सहयोग दे रहा है। भूकंप से आई भारी तबाही के बाद भारतीय संसद ने दुख जताया है। आज सत्र शुरू होते ही 2 मिनट का मौन रखकर पूरे संसद ने इस तबाही में जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें, अब इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद नेपाल को भेजी जा रही है। सरकार की ओर से अब से कुछ ही देर बाद अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भूकंप के बाद से ही मदद को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। कल भी जब भूकंप का दोबारा झटका महसूस किया गया, उसके बाद पीएम ने बैठक बुलाई थी। आज भी पीएम मोदी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। भूकंप से नेपाल और भारत में मची तबाही पर गृह मंत्री ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो मृतकों को आपको बता दें श्रद्धांजलि दी गई और अब से थोड़ी ही देर बाद इसी मसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद में एक बयान भी देने वाले हैं। लेकिन नेपाल में जिस तरह की ये त्रासदी हुई है और भारत में भी इसका नुकसान हुआ है, 67 लोग जो हैं भारत में भी मारे गए हैं। अकेले बिहार की बात करें तो 51 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। और सदियों पुराने निर्माण नष्ट हो गए। भारत के करोड़ों लोगों की दुआएं हैं कि वहां पर जो लोग इस बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उनको राहत मिले। भारत की सरकार ने, विशेष तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जो भूकंप के कारण तबाही हुई उसकी मदद के लिए फौरन बिना समय गंवाए हुए जो भारत की से संबंधित पूरी की पूरी भूकंप के प्रभावित लोगों के मदद के लिए टीम थी वो भेजी। चॉपर्स की जो जरूरत थी वो भेजी गई। उसके अतिरिक्त जो है वो दवाएं, खाद्य सामग्री, पानी और उसके अतिरिक्त जो नेशनल डिजास्टर से संबंधित टीम है जो कि पूरी तरह से ऐसे मौकों पर बहुत अच्छा काम करती है, वो भी फौरन नेपाल पहुंच गई। और पूरी तरह से भारत की सरकार, भारत के पूरे करोड़ों लोग जो कुछ नेपाल में हुआ है निश्चित तौर से उससे दुखी हैं। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस पर जितना शोक व्यक्त किया जाए शब्द कम है। जो त्रासदी हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल आज झेल रहा है, इस भूकंप ने वहां के जनजीवन को जिस तरह तबाह व बर्बाद किया है, हम यही कह सकते हैं कि 3000 लोगों की मौत किसी राष्ट्र के लिए बहुत ही दुखद होती है। तमाम लोग मर गए, तमाम लोग फंसे हुए हैं। अभी संख्या कितनी होगी ये कहा नहीं जा सकता है। लाखों हिंदुस्तानी वहां पर्यटक के रूप में या नौकरी की पेशा करने के रूप में गए हैं, वो भी फंसे हुए हैं। ये ठीक है, भारत सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली थी और उसमें बहुत सारे फैसले हम लोगों ने किए हैं ताकि नेपाल को अधिकतम सहायता हम लोग उपलब्ध करा सकें। और यह सिलसिला प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से ही भारत ने इसमें पहल की है और वहां पर कोऑर्डिनेशन के लिए भी टीम पहुंच चुकी है और अन्य क्या क्या सुविधाएं और भेजी जा सकती हैं इसके संबंध में भी हम लोगों ने फैसला किया है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, इसलिए हम नेपाल को इस नजरिए से देखते हैं, इसलिए भरपूर अपनी तरफ से कोशिश हो रही है। नेपाल में पहले भूकंप और बीती रात तेज बरसात के चलते लोगों पर दो तरफा मार पड़ी, लेकिन आज सुबह बारिश रुकने और धूप निकलने से स्थानीय नागरिकों और राहत कार्य में लगी जो एजेंसीज हैं उनमें एक नई उम्मीद जगी। मौसम साफ होने की वजह से राहत और बचाव अभियान में तेजी आने की उम्मीद है। भूकंप से तबाह हुए नेपाल में अभी भी कई जगहों पर मदद नहीं पहुंच पाई है। बारिश के चलते राहत और बचाव के काम में रुकावट आ गई थी। नेपाल के अलग अलग इलाकों में रात भर तेज बरसात और भूकंप के झटके नहीं थम रहे थे। आज सुबह भी नेपाल में भूकंप के हल्के झटके
झटके महसूस किए गए। अब तक 50 से ज्यादा झटके नेपाल में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप से नेपाल में करीब 60 लोग प्रभावित हुए हैं। मौत का आंकड़ा जो है वो 3200 के पार जा चुका है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। घायलों के इलाज में काफी मुश्किलात आ रही है क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर्स की किल्लत है। इस बीच नेपाल में फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इंडियन एयरफोर्स के जरिए अब तक करीब 2000 लोगों को भारत लाया जा चुका है। वहीं नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत से 6 मेडिकल टीम्स, इंजीनियर टास्क फोर्स के साथ कंबल, टेंट जैसे दूसरे राहत के सामान नेपाल भेजे जा रहे हैं। तो राहत की बात यह है कि नेपाल में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन अगर बात करें तो भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक लोगों को सतर्क रहने को कहा है। हमारे सहयोगी एहतिशाम खान ने IMD के महानिदेशक LS राठौर से बात की। भूकंप आने के बाद जो भौगोलिक स्थिति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IMD के डायरेक्टर राठौर साहब हैं। सर, अभी किस तरह की स्थिति वहां बन रही है, कितने आफ्टर शॉक्स आए हैं, क्या आपका असेसमेंट है? देखिए, जब भी बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद में झटके लगते रहते हैं और ये कई दिनों तक रहते हैं। अब तक 46 आफ्टर शॉक झटके जो है 4 के मैग्नीट्यूड के अधिक के आ चुके हैं और उसमें 2 आफ्टर शॉक्स 6.5 से ज़्यादा के, एक कल का था, आज वाला 6.9 का है और इनके अभी आते रहने की संभावना है। तो कब तक लगता है आपको कि स्थिति नॉर्मल होगी या लोगों को कब तक सतर्क रहने की ज़रूरत है? नहीं, अभी तो निश्चित रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है और कई सप्ताह तक इस तरह के, और धीरे धीरे इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगी और ये जो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस है और रीसेटलमेंट का प्रोसेस है। बारिश की क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ बारिश भी बहुत हो रही है, तो कहाँ तक और कब तक ये बारिश की स्थिति ऐसी बनी रहेगी? बारिश अगले आज से कल थोड़ी और ज़्यादा बढ़ेगी, परसों बढ़ेगी। अभी बारिश रहेगी, पूर्व मानसून का सीज़न है और एक ट्रफ भी है, तो और इसकी आवाजाही अभी तो नकार नहीं सकते। पहाड़ी क्षेत्र में मई में बारिश शुरू होगी। एक आखिरी सवाल, किन इलाकों में ये खतरा सबसे ज़्यादा बना हुआ है और कब तक ये खतरा बना रहेगा? देखिए, खतरे की गंभीरता का जो प्रश्न है, चूँकि एपिसेंटर मध्य नेपाल में था और ये काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और एपिसेंटर जहां होता है उसके इर्द गिर्द ही हलचल ज़्यादा होती है, तो भूगर्भ की अवस्था है और जो रप्चर हुआ करीब 150 किलोमीटर का है, तो सबसे गंभीरतम नुकसान इस पूरे क्षेत्र में है। नेपाल को भूकंप की बड़ी तबाही से उबारने के लिए भारत हर मुमकिन मदद भेज रहा है। भारतीय वायुसेना के जांबाज नेपाल को मदद पहुंचाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी अनुभव भोसले भी एयरफोर्स के विमान के जरिए काठमांडू पहुंच चुके हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना का ये पहला जहाज है जो आज सुबह काठमांडू एयरपोर्ट के इस एयरबेस पे पहुंचा है। इस जहाज में रिलीफ मटेरियल है, दवाइयां हैं, फूड के पैकेट हैं, पानी की बोतलें हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का पूरा कम्युनिकेशन सेटअप है, पूरी सामग्री है जो इंडियन एयरफोर्स को चाहिए होगी अगर आगे के दिनों में उन्हें अपने ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइन करना होगा। जैसे कि अब तक कहा जा रहा है, भारत इस पूरे रेस्क्यू एफर्ट में सबसे आगे है, लेकिन आप देखेंगे इस पूरे एयरबेस पे कई नेशनैलिटीज के एयरप्लेन खड़े हुए हैं। आगे के दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए यही होगी कि आने वाली इस पूरी राहत सामग्री को किस तरह अच्छे से जुटाया जा सके और उसे आगे के उन इलाकों में ले जाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, ये पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप नेपाल का सिर्फ एक एयर स्ट्रिप है जिसमें सभी जहाज दुनिया के कई कोनों से आ रहे हैं। इस एयर स्ट्रिप पे कम से कम हर एयरक्राफ्ट 40 से 50 मिनट वेट कर रहा है इस बाकी स्पेस के लिए। पोखरा की एक और लैंडिंग स्ट्रिप है जिसमें शायद भारतीय वायुसेना लैंडिंग की कोशिश करेगी आगे के दिनों में। काठमांडू एयरबेस से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश भारद्वाज के साथ मैं अनुभव भोसले, IBN 7 के लिए। हमारे सहयोगी अनुभव भोसले ने कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। इनमें पर्यटकों के अलावा कुछ नेपाली नागरिक भी हैं जो कि अब भारत में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। आप कब से हैं यहाँ पे दीदी? कल से ही हैं। कल से हैं, तो यहाँ पे क्या घूमने आए थे? टूरिस्ट हैं क्या थे? यहीं के रहने वाले हैं?
और कहाँ जाना चाहते हैं आप? इंडिया। क्यों? वहाँ पे कोई है, आपका परिवार है वहाँ पे? तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे मोती माला का काम करते हैं। अच्छा, तो आपका घर बार वही है, इंडिया में ये भी है, इधर भी है। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं राजस्थान से। राजस्थान से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? घूमने आया था यहाँ पे। हाँ। और उसके बाद अभी 3 दिन से यहीं पे हूँ मैं। परसों शाम को आया था यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो आप कहाँ थे जब भूकंप आया था? तो मैं वहाँ पे न्यू रोड एरिया में था, जहाँ पे काफी वो हो गया है, घर वगैरह सब टूट गए। और जिस होटल पे मैं ठहरा था वो भी एकदम टूट गई है। अब पता नहीं यहाँ पे तो कोई अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है जाने। आपका सामान वामान कहाँ है? कुछ नहीं है, तो वहीं पे होटल में रह गया। सब छोड़ के आए? सब छोड़ के आना पड़ रहा है। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कल दोपहर से लगा था मैं लाइन पे यहाँ पे। अभी तक वैसे ही नॉन स्टॉप लाइन में लगा हूँ। कभी बोलता है कोई आएगा, फ्लाइट आएगी, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं हो रहा। आप कहाँ के रहने, यहाँ के रहने वाली? हम ही राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ थोड़े टाइम पहले आए रहने के लिए। अब एकदम से भूकंप आ गया, अब वहाँ पे जा रहे हैं। पूरी कल रात से यहीं पे खड़े हैं। बच्चे बीमार हो गए, पानी की सुविधा, किसी चीज की सुविधा नहीं है। आप कितने टाइम से इंतजार कर रही हैं? हम तो रात 2 दिन से हो गए, रात को यही बैठे हैं। ये छोटे बच्चे बीमार हो गए, क्या करें? पेट दर्द हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है। आप टूरिस्ट तो नहीं है? आप टूरिस्ट हैं? आप इंडिया से हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट है? हमारा बिजनेस है। अच्छा, तो आप कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं? 2 महीने हुए हैं। तो आप जहाँ रह रही थी वो मकान सब फूट गया है, सब फूट गए। बच्चे बीमार है, कोई सुनाई नहीं करता, ना रोड ना कुछ। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कितने टाइम से यहाँ पे एयरपोर्ट से हैं? हम कल दोपहर से 3 बजे से। और आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे पानी पीने के लिए है, पीने के लिए पानी तक अभी आपको और क्या पता चला कि आप लोग कैसे वापस जाएंगे? अब कुछ आग लगाए बैठे हैं यहाँ पे बाय रोड, ये वो। हम बहुत चीजें सोच रहे हैं कि क्या करें, दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं की है। कौन से इलाके से आ रहे हैं? काठमांडू के पास से आ रहे हैं? काठमांडू से हम लोग। शुक्रिया। भूकंप के बाद नेपाल में मौजूद भारतीय IBN-7 के जरिए देश में मौजूद अपने परिवार को सलामती का संदेश पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आया था चाइनीज लैंग्वेज, आर्ट्स कल्चर सीखने के लिए, तो वही मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो अर्थक्वेक हुआ है, सब कुछ एकदम बदल गया है। तो यहाँ हूँ अभी फिलहाल नेपाल में, फिगर आउट कर रहा हूँ क्या करने की कोशिश करूँ मैं। ठीक है, मैं सेफ हूँ बस। मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ, ग्राम बांधू के। IBN-7 के जरिए मैं परिवार वाले को सभी यहाँ का जैसे ये हो रहा है भूकंप वगैरह सब मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ। यहाँ मैं सुरक्षित से हूँ। घटना तो यहाँ बहुत सारा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बिल्डिंग गिर गए हैं। लोग को रहने के लिए तितर बितर हो रहा है, कोई बिल्डिंग में नहीं रह रहे हैं, सब ऐसे फील्ड में रह रहे हैं। और हम लोग सुरक्षित हैं, जहाँ भी हैं फील्ड वगैरह में वहाँ सुरक्षित से हैं। इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम सीमा है, मैं बलिया की रहने वाली हूँ। और मैं अपने, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं अपने पापा मम्मी भैया भाभी सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। मैं फ़ोन कब से ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा है, नेटवर्क और कुछ भी नहीं है। मैं बाद में आप लोग से संपर्क करूंगी। मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं सही सलामत हूँ। बच्चे भी सब ठीक है। परेशानी तो बहुत हो रही है, घर और सब क्रैक हो गया, दुकान भी था, दुकान भी क्रैक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब चिंता मन में लगा हुआ है, घर में जाती हूँ तो डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पूरी ब्लैंक वो हो गई हूँ, सोच भी नहीं पाती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार ठीक है बस, और बाकी कुछ नहीं है। तो स्थिति समझी जा सकती है जिस ट्रॉमा से इस वक्त ये लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। नेपाल और भारत में भूकंप से मची तबाही पर हमारी ये कवरेज भी लगातार जारी है, लेकिन IBN-7 की अपील है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। पल पल की सटीक जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। आपके अपनों का मैसेज जो इस वक्त नेपाल में है, आपके अपनों की खैर खबर आप लगातार IBN-7 पर देख सकते हैं। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जलजला, भयानक भूकंप ने सैकड़ों की जान ली। हर तरफ दुख, मातम, बेबसी। पल पल की कवरेज के लिए नेपाल पहुंची नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम। भूकंप के हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN-7।
और आपको बता दें कि नेपाल से जो कुछ फैमिलीज भारत वापस लौटी हैं उनमें से कुछ अहमदाबाद के थे। अहमदाबाद जब लौटे तो हमारे सहयोगी जनक दवे ने उनसे बात की, अपना दुख दर्द उन्होंने वहां पर बांटा। उन्होंने बताया कि क्या स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है। मम्मी काठमांडू से कई परिवार अभी अहमदाबाद पहुंचे और आप देख सकते हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर उनको रिसीव करने आए हैं। आंखों में आंसू है, एक लिहाज से एक राहत भी है कि वो बच गए और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर है। मैडम आपका नाम जानना? सोनल ठक्कर। सोनल, क्या कुछ हुआ था वहाँ उस दिन, कुछ अगर बता पाए? हाँ, उस दिन हम पोखराज से काठमांडू आ रहे थे, बीच में वो मनोकामना देवी है ना, वो रोपवे वाला, वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए रुके थे और रोपवे की लाइन में खड़े थे और एकदम भूकंप आया तो सारा इन्हें लगा रोपवे रुक गए और जो ऊपर गए थे ना 50-60 आदमी बहुत इंजर हुए, 2-3 आदमी तो ऐसा पूरा मौत का मंजर आपने अपनी आंखों हाँ। और हमको तो ऐसा लगा अब हम घर पे पहुंच ही नहीं सकेंगे, ऐसा हो गया था, सारा हिल रहा था और रास्ते भी इतने बड़े बड़े पत्थर थे। काठमांडू में आए उस दिन रात को, फिर पूरी रात हमने लग्जरी में बिताई, तो वहाँ पे भी एक ही रात, उसी रात में 9 झटके आए थे। बस में बैठे थे हम, इतनी आवाज। अभी भी डर लगता है? अभी भी आता ही है, अभी भी डर है। और एयरपोर्ट पे हम गए तो एयरपोर्ट 1:30 बजे पूरा एयरपोर्ट हमारा खाली करवा दिया था। इंडिगो का 2 बजे का हमारा फ्लाइट था, वो नहीं आया, वो आया ही नहीं, रात को 9 बजे। अभी भी वहाँ पर तकलीफें हैं? बहुत ही 25 से 30 हजार आदमी एयरपोर्ट पर खड़े हैं, नहीं पानी का कुछ है नहीं। एक मैगी को बिस्किट का 400 रुपया भाव है वहाँ पे, 500 रुपए की पानी की बोतल। और इतनी आज परिवार से मिलके बहुत ही आज देखा तो हमने ऐसा लगा कि आज हमारा आज आप मतलब थोड़ा राहत है अभी परिवार को? बहुत 3 दिनों से हम लोग जब से भूकंप आया तब से सोए नहीं, हम लोग मम्मी के आने की बस। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर राहत की सांस और एक लिहाज से खुशी के आंसू की वो इस हादसे में शिकार नहीं हूँ और बच गए। अब सर आपसे जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर एक डरावना पूरा दिन रहा होगा उस दिन का? अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये परिवार के साथ मिलकर निश्चित तौर पर अभी वो कहने की स्थिति में नहीं, हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या कुछ गुजरी होगी। अभी परिवार के साथ मिलकर राहत की सांस ले रहे हैं कि वो जिंदा लौट आए, लेकिन जिन परिवारों से हमने बात की निश्चित तौर पर वो मंजर दोबारा वो देखना हम पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि काफी कुछ चीजें ऐसी देखी वो उनके जहन से अभी तक नहीं निकल पाएगी। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। नेपाल से अब तक आपको बता दें कि करीब 2000 भारतीय हैं जिनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। देश लौटने के बाद इन्हें बड़ी राहत मिली है। नेपाल में तबाही का जो खौफनाक मंजर है उसे देखने वाला राजकोट का एक परिवार अब अपने घर सही सलामत पहुंच चुका है। हर्षद अपनी पत्नी और बेटे के साथ 24 अप्रैल को काठमांडू घूमने गए थे। वो अपने परिवार के साथ पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही एक होटल में ठहरे थे, लेकिन 25 तारीख को भूकंप आने के बाद उनका होटल तबाह हो गया था। उन्होंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा था। पूरा मार्केट में ऐसी जगह पे कुतुब मीनार आके बहुत सारा भीड़ रहता है उधर, कि पूरा लोग उधर ही जैसे टूरिस्ट जाता है तो उधर ज्यादा तक जाता है, क्योंकि ऊपर 200 फुट के ऊपर है, ऊपर चढ़ के पैरी से सीढ़ी से जाने का और ऊपर पूरा नज़ारा उधर से दिखता है काठमांडू का। वो पूरा नज़र के सामने ऐसे गिरा ना कि ऐसे अभी देखते हैं तो ऐसे कंपन होता है शरीर के अंदर के। अब हम नज़र के सामने कुदरत ने ऐसा अच्छा हम लोग को कुछ किया होगा,
तो हम लोग बच के अभी हम वतन पे आ गए। अभी क्या बैठे रहे उधर हिम्मत करके कि रोड भी नहीं था, कैसे क्या करेंगे, हम परेशान हो गए थे। रोड से भी ये बंद हो गया था रास्ता, पूरा पहाड़ गिर गया था, एक ही रास्ता नीचे आने का था वो भी गिर गया था। इसीलिए हम लोग उधर ही बैठे रहे। तो 9:30 बजे हमको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ इंडियन गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर आ रहा है फ्लाइट, उसमें आपको कुछ इंडियन ले जाएगा। तब हम लोगों का ऐसा हुआ कि हम इंडियन जाएंगे, ऐसे जिंदा पहुंच जाएंगे ऐसे। तो हम यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपका भी कोई नेपाल में फंसा हुआ है तो हमें आप तस्वीर भेजिए, हमें मेल करिए editor@ibnkhabar.com पर। ट्वीट कर भी आप फोटो जो भी है पिक्चर उसको टैग कर सकते हैं @IBN खबर पर। IBN 7 पर नेपाल में भूकंप की कवरेज लगातार जारी है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जलजला, भयानक भूकंप ने सैकड़ों की जान ली। हर तरफ दुख, मातम, बेबसी। पल पल की कवरेज के लिए नेपाल पहुंची नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम। भूकंप के हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7। भारत से नेपाल के लिए बचाव टीमें और राहत सामग्री भेजने में अब लगातार तेजी देखी जा रही है। आज हिंडन एयरबेस से एयरफोर्स के 2 विमानों के जरिए 45 इंजीनियर्स की टीम और राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने फ्लाइट लेकर जा रहे विंग कमांडर के रामाराव से इस बारे में बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद है हिंडन एयरबेस पे। यहाँ से जो तमाम एयरफोर्स की जो फ्लाइटें हैं वो यहाँ से तैयार हो रही हैं रवाना होने के लिए काठमांडू। इस वक्त जो वायुसेना का ये विमान है C-17 तैयार हो रहा है। यहाँ से लोडिंग की जा रही है। जो राहत सामग्री यहाँ से जाएगी वो फिलहाल जो टीम है एयरफोर्स की वो तैयार हो रही है। कब से कुछ देर बाद ये विमान C-17 जो विमान है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। साथ ही जो इंजीनियरिंग की टीम है, जो एयरफोर्स के इंजीनियर्स की जो टीम है वो भी इस विमान के जरिए काठमांडू पहुंचेगी और वहां पर राहत बचाव का जो काम है वो उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको अंदर की तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। यहाँ पर तमाम जो एयरफोर्स के जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, इसके अलावा क्रेन्स हैं, वो इसके अंदर इस वक्त लोड कर दिए जा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये विमान C-17 का जो विमान है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। पूरी ताकत झोंक दी गई है। आज यानी आज के दिन 2 विमान यहाँ से उड़ने हैं, C-17 और C-130। ये 2 विमान यहाँ से जाएंगे, जिसमें एक में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है एयरफोर्स का, उसके कर्मचारी रहेंगे। साथ ही जो राहत और बचाव के लिए सामग्री और साथ ही जो क्रेन्स हैं उनको भी इसी विमान से रवाना किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ये विमान यहाँ से टेक ऑफ करेगा और काठमांडू के लिए रवाना हो जाएगा। इस वक्त जो टीम है यहाँ पर एयरफोर्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। जो तमाम क्रू मेंबर्स हैं, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये लोग ये वहाँ पर पहुँचने के बाद अपना काम जोशो खरोश से यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि जिस हिसाब से लोडिंग का जो सामान है वो लगातार यहाँ पर जारी है। अंदर जो एयरफोर्स के कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, वो लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जो लोडिंग करके सामान यहाँ से रवाना कर दिया जाए। फिलहाल तैयारी जोरों शोरों पे है और अब से कुछ देर बाद C-17 जो ये विमान है ये यहाँ से उड़ जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, गाजियाबाद, IBN 7। नेपाल में आए जलजले के बाद भारतीय वायुसेना ने वहां राहत और बचाव काम में पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंडन एयरबेस पे। यहाँ मेरे पीछे एक तरफ C-17 जो विमान है एयरफोर्स का विमान है, अब से कुछ देर बाद यहाँ से उड़ान भरेगा। ये वहाँ पहुँचने के बाद राहत और बचाव काम में और तेजी आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये जो विमान है वो इंजीनियर्स की टीम लेके जा रहा है। 45 लोगों की जो टीम है वो पहुंचेगी काठमांडू। तकरीबन शाम के आसपास का वक्त है जब ये पहुंचेगी। अभी पूरी तैयारी जो इंजीनियर्स की जो टीम है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अपने निजी सामान है वो रखे गए ताकि वहां कितना वक्त लगे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिकता इस बात की है कि जल्द से जल्द वहां पहुंचकर जो राहत और बचाव का काम है, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो मलबा वहां पर बन चुकी है, इमारतें जो मलबे के रूप में तब्दील हो चुकी हैं, उनको जल्द से जल्द खाली करा लिया जाए ताकि
कितनी और जिंदगियां वहां पे बची हैं इसकी संभावनाएं पूरी तलाशने की कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच जो यहाँ पे तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद C-17 जो ये विमान है ये यहाँ से उड़ान भरेगा। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं जो JCB मशीनें हैं एयरफोर्स की वो भी तैयार हैं, वो भी इस एयरफोर्स के इस विमान में अब से कुछ देर बाद लोड की जाएंगी और लोड करने के बाद जो ये विमान C-17 विमान हिंडन एयरबेस से उड़ान भर लेगा। कहीं ना कहीं पूरा जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, चाहे विंग कमांडर्स की बात करें या फिर जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं यहाँ पे जो कमांडर्स हैं उनकी बात करें, लगातार जोशो खरोश बरकरार है। लगातार जो गाड़ियां अंदर से निकल रही हैं, कुछ गाड़ियां अंदर भी जा रही हैं, यानी लोडिंग का जो काम है वो जारी है। कुछ देर बाद ये विमान काठमांडू के लिए रवाना हो जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, गाजियाबाद, IBN 7। के रामाराव वो शख्स हैं जो अब से कुछ देर बाद C-17 को काठमांडू पहुंचाएंगे। इनसे हम बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए ये सब? ये काफ़ी सेटिस्फाइंग जॉब है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क भी है। वहाँ पे वेदर इतना कंड्यूसिव नहीं है अभी के लिए, फ़िलहाल ठीक है, अभी शाम को ख़राब होने की संभावना है। अभी इस जहाज़ में इंजीनियरिंग टास्क फोर्स हम ले जा रहे हैं जो वहाँ पे मलबा हटाने का और राहत कार्य में हेल्प करने का काम करेगा। इनका पहुँचना वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितने भी सामान है वो कम पड़ रहे हैं और जितना डिवास्टेशन वहाँ पे हुआ है, इट इज़ रियली वेरी सैड एंड वी आर एक्सटेंडिंग आवर फुल सपोर्ट एंड वी आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस टू रीच दैट प्लेस इन द टाइम ऑफ दिस नीड। जिस हिसाब से वहाँ मौसम लगातार बदल रहा है, खराबी आ रही है, ऐसे में कहीं न कहीं आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कितना एक तरह से चुनौती है क्योंकि मौसम बदलता जा रहा है और ऐसे में प्लेन को उड़ा पाने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। मौसम जब खराब होता है तो हमारे लिए इंडिकेशंस होते हैं कॉकपिट में, वेदर रडार होता है और उसमें काफ़ी चैलेंजिंग होता है टू असेस द वेदर करेक्टली एंड टेक प्रॉपर डिसीजन। इट इज़ ऑलवेज very important to keep the flight safety in mind and also the mission priority। दोनों का बैलेंस लेके हम चलते हैं। आपको बता दें, नेपाल में मौजूद हमारे संवाददाता भूकंप से मची तबाही की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी शौकत मुखोपाध्याय पूर्वी नेपाल के झापा जिले में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भूकंप से मची तबाही का जायजा लिया। हम अभी खड़े हैं ईस्टर्न नेपाल के धुलावाड़ी इलाके में और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये ग्राउंड से करीब 50 मीटर ऊपर है क्योंकि मैं एक वाटर टैंक के ऊपर खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये भूकंप इस इलाके की सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान किया है। मैं आपको दिखाऊं ये जो वाटर टैंक है जो कि करीब करीब लाइफलाइन है इस एरिया की, ये संपूर्ण रूप से तहस नहस हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये वाटर टैंक पूरा ये टूट चुका है और यहाँ से पानी पूरा का पूरा बह गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वाटर टैंक बना था, यहाँ के लोगों से मुझे पता चला कि ये टैंक बना था करीब 6 साल पहले जापानीज टेक्नोलॉजी जायका कंपनी के सहायता से और अभी यहाँ के इलाके में पानी का, पीने का पानी का तो सख्त प्रॉब्लम है क्योंकि ये वाटर टैंक अभी नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहा है और बहुत दूर से पानी लाया जा रहा है इस इलाके में, पीने का पानी खास तौर से। और हम बात कर लेते हैं यहाँ के एक यूजर कमेटी के एक ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल से। सर, जिस दिन यहाँ पे भूकंप आई और ये वाटर टैंक हिलने लगा, आप थे यहाँ पे, आपने देखा क्या क्या हुआ? हाँ, हम यही टैंक के उत्तर साइड के रोड में थे, बगल में मेरा घर है। इसका जो कुछ भी हुआ है लाइव हमने देखा है। क्या देखा आपने? उसमें जो हिला, सब अर्थ हिला था इसका टैंक के ऊपर में। क्या आप दिखा सकते हैं? जोर से हिला था। आप देख रहे हैं ना, ये जो टूटा है, जी जी, इसके नॉर्थ साइड में भी ऐसे करके टूटा है। इसमें पानी था, जब ये हिल रहा था उससे ब्रस्ट हुआ और पानी सब जमीन में गिर गया।
जी। तो आप अभी यहाँ इस इलाके में ये जो वाटर टैंक है, इससे तो पानी यहाँ पे सप्लाई होता था, पीने का पानी का सप्लाई होता था। अभी आप कैसे इसको संभाल रहे हैं? हाँ, यहाँ का एक प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें से जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इसे पहाड़ के बगल में है उसमें एक टैंक है जो 7.5 लीटर का टैंक है। अभी पानी डायरेक्ट पाइप से हम छोड़ रहा है और एक टैंक से टोटल 1 से 6 वार्ड मतलब टोटल धुलाबाड़ी तो हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। गवर्नमेंट से आपने कोई अपील की? गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट कांटेक्ट नहीं है, काठमांडू से अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। जो मीडिया पुलिस के जो मैकेनिज्म है उसके और से गवर्नमेंट के नोटिस किया है। अभी इस संस्था के मीटिंग हो रहा है। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको कोई सहायता मिला है? ना, अभी तक तो कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं मिला है। हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे, लिखित निर्णय करके इसके सभी दुनिया को इसके सहयोग के लिए हम। तो आप सुने कि यहाँ के लोग जो कि काठमांडू से कई कुछ दूरी पे हैं, यहाँ पे लोगों में बहुत परेशानी अभी भी है इस भूकंप के वजह से। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसे कहते हैं उस पर भारी असर पड़ा है इस भूकंप का, और पूरा के पूरा रिकंस्ट्रक्शन का फोकस अभी नेशनल कैपिटल काठमांडू और उसके आसपास के इलाके में भी फोकस है। और इसीलिए यहाँ के लोग जो कि थोड़ा पेरीफेरी में है, मार्जिन्स में है, ये जगह ईस्टर्न नेपाल में है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर इलाका है, झापा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ के लोग अभी नेपाल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उसकी सहायता की हाथ बढ़ा दे और यहाँ के लोगों का परेशानी दूर करे। अंशुमन रॉय के साथ धुलाबाड़ी में शोभतो मुखोपाध्याय, IBN 7। और लगातार IBN 7 अपील कर रहा है। नेपाल और भारत में भूकंप से मची तबाही पर हमारी ये कवरेज भी जारी है, लेकिन अपील ये कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। व्हाट्सएप के जरिए भी ये लगातार इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, उन पर भी किसी तरह की कोई ध्यान ना दी जाए। पल पल की और जानकारी के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जलजला, भयानक भूकंप ने सैकड़ों की जान ली। हर तरफ दुख, मातम, बेबसी। पल पल की कवरेज के लिए नेपाल पहुंची नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम। भूकंप की हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7। अंकल जल्दी कर दीजिए ना, हम लोग परसों से वेट कर रहे हैं। कहाँ है पापा मम्मी? कहाँ है तुम्हारे? पापा मम्मी आते हैं, मेरी नानी माँ खड़ी है, चक्कर आ रहा है। पापा मम्मी को कुछ खाया नहीं, और हम लोग ने परसों से कुछ भी नहीं खाया है। परेशान हो रहे, रोने आ रहे हैं हम तो। छोटे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। ये रहे इसकी मम्मी पापा, ये देखिए। इसके बड़े पापा गए, बड़ी माँ को भी भेज दीजिए। नाना नानी को और मेरे को भेज दीजिए। नाना जी तो आगे चले गए। बात कर। तो नेपाल में क्या हालात हैं, ये आप इस मासूम बच्ची की बातों से समझ सकते हैं। ये बच्ची भी नेपाल में फंसी हुई है और अपने घर वापस लौटने का इंतजार कर रही है। काठमांडू एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है जो कि अपने अपने वतन लौटना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी प्रभाकर की ये रिपोर्ट देखिए। जब नेपाल में भूकंप ने भयंकर तबाही बरपाई, हम मौजूद हैं इस समय काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पे, और ये जब लंबी कतार देख रहे हैं लोगों की, ये वो भारतीय हैं जो या तो यहाँ रहते हैं या यहाँ घूमने आए थे और भूकंप के बाद से फंस गए हैं, और उसके बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंडियन एम्बेसी यहाँ पर चला रही है उसके थ्रू ये वापस अपने अपने घरों को वापस लौटने के लिए कतार में खड़े हैं। जो इंडियन एम्बेसी है काठमांडू में, वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चला रही है। एयरफोर्स की फ्लाइट्स हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो कि वापस लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचाने के लिए फ्री एक सर्विस दे रही है। और लगभग 4000 लोगों को हमें बताया गया, 4000 लोगों को कल पहुंचाया गया है। और अभी ये लगभग मैं देख रहा हूँ कि 10,000 के आसपास लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं। ये जो इंटरनेशनल ये काठमांडू में जो इंडियन एम्बेसी है उसके थ्रू ये पूरा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो भी भारतीय फंसे हैं, जो भी इंडियंस यहाँ फंसे हैं, चाहे वो यहाँ रहते हों, चाहे वो यहाँ घूमने आए हों या किसी कारण से नेपाल में हो, उस समय उन्हें दो ठिकानों पे, दिल्ली और कलकत्ता में यहाँ से वायुसेना के जहाज़ों के द्वारा और कमर्शियल जो इंडियन एयर इंडिया के जो जहाज़ हैं उनसे उन्हें वापस वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है।
और उसके बाद वहाँ से फिर वो अपने घरों को निकल जाए। ये बताइए आप लोग क्यों में खड़े हैं? क्या सॉरी, ये क्या चीज़ की क्यू है? ये रेस्क्यू है, अभी हम जाएंगे, अभी हमारी फ्लाइट है। और आपने किसी इंडियन एम्बेसी के किसी लोगों से बात की? हु टोल्ड यू कि ये रेस्क्यू यहाँ से जाना है? हमें पुलिस पीपल और जो भी थे अथॉरिटीज, उन्होंने बोला कि यहाँ पे लग गए एंड एम्बेसी एक्चुअली दे आर डूइंग नथिंग। वो हम वी केप्ट ऑन वेटिंग एंड हमको लगा अब होगा, बट देन कल होगा, लेकिन इट इज वेरी स्लो। कल भी नहीं हुआ और आज होने का था, तो चलो फाइनली हो रहा है। एंड वी हर्ड कि 2 फ्लाइट और आने वाली है, सो होपफुली आज हम चले जाएंगे। तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि मेरे आंखों के सामने लगभग 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि यहाँ अभी भी कतार में हैं, अपने कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब उन्हें वापस एयरफोर्स के प्लेन द्वारा अपने घरों को पहुंचाया जाएगा। 2 डेस्टिनेशन है जहाँ से यहाँ से प्लेन सर्विस काठमांडू से इंडियन एम्बेसी कोऑर्डिनेट कर रही है, दिल्ली और कलकत्ता, और वहाँ से फिर जो लोग हैं वो उनकी खुद की जिम्मेवारी होगी कि वापस अपने घरों को लौट जाए। यहाँ जो काठमांडू है वहाँ पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जो बाजार में सामान है वो महंगे दाम पे बिक रहे हैं और एक तरह से क्योस और कमोशन की स्थिति अभी बनी हुई है। इसलिए जो भी भारतीय यहाँ फंसे हैं उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह से वो नेपाल की धरती छोड़ें और अपने घरों को सुरक्षित पहुंच सके। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभाकर कुमार, IBN 7। नेपाल में आए भूकंप में 6,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अब ऐसे में इनके इलाज में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अस्पताल में पूरे इंतजाम नहीं हैं। लोग सड़कों पर बने मेकशिफ्ट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर ने हालात का जायजा लिया। 3300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। 3 दिन बीत चुके हैं काठमांडू में जबकि ये अर्थक्वेक, ये भूकंप आया था और यहाँ की जो स्थिति है, सरकार या जो भी प्रशासन है वो इसे हैंडल करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है। उसका सीधा कारण ये है कि त्रासदी इतनी बड़े स्तर पे ये हुआ है कि कोई भी सरकार जो है वो इस त्रासदी के सामने पस्त हो जाएगी। मैं अभी खड़ा हूँ काठमांडू के एक सड़क पे, ये मेन मुख्य मार्ग है काठमांडू का। यहाँ से आप देख रहे हैं गाड़ियाँ आ जा रही हैं और ये जो आपको ब्लू रंग का टेंट जो दिख रहा है, ये किनारे, रोड के किनारे जो टेंट लगा हुआ है, ये एक अस्पताल है। ऐसे बहुत सारे मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए गए हैं काठमांडू में जहां पर कि रोगियों का इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन छोड़ के बाकी हर तरह का इलाज इन सड़कों पे किया जा रहा है। एक मेकशिफ्ट टेंट लगा के उसे अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इतनी ज्यादा संख्या में लोग घायल हुए हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और इसके चलते जो सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी तरह से मरीजों का वो इलाज करें। आप देखिए ये सड़क है, इस पे पहले कभी गाड़ियां चलती थी, इसे घेर दिया गया है और घेर के इस पूरे एरिया को अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी आपके सामने अगर आप देखेंगे तो 25-30 पेशेंट ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं जिनका इसमें इलाज चल रहा है और यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, नर्सों की टीम मौजूद है। इनका कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी नेपाल ने पहले कभी नहीं झेली और इनके पास इस तरह से इलाज करने के अलावा कोई उपाय नहीं है क्योंकि इनके पास अस्पतालों में जगह नहीं है जहां पर कि ये पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। सर, ये आपसे जानना चाहेंगे, सर ये इस तरह से लोगों का इलाज, मेडिकल डायरेक्टर हमारा सर, इस तरह से सड़कों पे लोगों का इलाज क्यों रहा है? सर, बिकॉज ये बिल्डिंग इज not safe right now. Everywhere in Kathmandu, all the hospital, they are evacuated their patients and kept on the field. So patients are still scared. All the building is safe. But as you know that yesterday also it was a big blow in the daytime. So still patients are very much scared to get inside the room. And not only the patients, all the people in the Kathmandu right now they are sleeping outside the home. So for the patient safety sake, we are treating them outside. तो ये लगातार जो झटके आ रहे हैं भूकंप के, कल भी एक बहुत बड़ा झटका आया था, उसके पहले भी लगभग 25 से 30 झटके आ चुके हैं। तो जो पेशेंट अस्पतालों में भर्ती हैं उन्हें भी अस्पताल के अंदर नहीं रखा जा रहा है क्योंकि कब फिर से झटका आ जाए और ये पेशेंट शायद अपनी जान न बचा सके, इसलिए अस्पतालों को, पेशेंट को भी बाहर निकाल के टेंटों में उनका इलाज किया जा रहा है। और साथ ही जो इंजर्ड हो रहे हैं इस भूकंप में, जो भर्ती हो रहे हैं, उनका इलाज भी यहीं पे सड़कों पे इन मेकशिफ्ट अस्पतालों में इन टेंट के नीचे किया जा रहा है। काठमांडू से प्रभाकर कुमार, IBN 7। नेपाल और भारत में भूकंप से मची तबाही पर हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है, लेकिन IBN 7 लगातार ये अपील कर रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। पल पल की सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए IBN 7।
हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जलजला, भयानक भूकंप ने सैकड़ों की जान ली। हर तरफ दुख, मातम, बेबसी। पल पल की कवरेज के लिए नेपाल पहुंची नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम। भूकंप के हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7।